कितने हद तक आपको नेगोशिएशन टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती हैं? There should be a scientific understanding. पढ़ लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद तय करो। 27 मंदिर को जो तोड़ा गया है। बीजेपी को लेकर के जो ये क्रिटिसिज्म बार बार आ रहा है, आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? और मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रही हूँ यतेंद्र जी, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि वैचारिक रूप से भारत की राजनीति बदल चुकी है पूरी तरह से, और कितने भी टीकाकार, कितने भी कॉलमनिस्ट कुछ भी कहें, जनता की जो नब्ज है वो शायद केवल आज कवि और लेखक समझ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। मैं उन एजेंडा लेकर के चलने वाले लोगों की बात नहीं कर रही है यतेंद्र जी, मैं वास्तव में जो कविता, जो काव्य को या फिर जो लेखन को महसूस करते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में आप बीजेपी को, मतलब बीजेपी का सवाल आप बैकग्राउंड में भी रख सकते हैं, ये बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं और क्या चैलेंजेस दिखते हैं जिसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है? देखिए, मैं बहुत राजनीतिक बात तो नहीं समझता, लेकिन मैं 2 अनुभव अपने बताऊंगा। बीजेपी की ही सरकार में मैं 2 साल तक डीडी भारती चैनल का एडवाइजर रहा, और मुझे वहाँ पे कुछ सारे प्रोग्राम क्यूरेट करके देने होते थे। तो वहाँ मैंने ये देखा कि जिस तरीके से हमको बताया गया कि भारत की एक पूरी सांस्कृतिक विरासत और जो खोई हुई है उसको आर्काइविंग करनी, जो चीज़ें लुप्तप्राय हो रही हैं उसको बाहर लाना है। और हमने जा के आर्काइव्स में, जहाँ पे हज़ारों घंटे की रिकॉर्डिंग पड़ी थी, जिनमें पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ रिकॉर्ड होता था और डंप होता था। बड़े बड़े पुराने मूर्धन्य कलाकारों की चीज़ें निकाल के उनको ठीक करते हुए, उनको उनके सही पर्सपेक्टिव में उनके बारे में लिखते हुए प्रोग्राम प्रोड्यूस किए, लगाए, बहुत सारे प्रोग्राम तैयार किए। और जब भी मैं अपने डीजी से मिलता था, महानिदेशक से बात करता था, तो कहते थे भारतीयता को दिखाने वाली, वो चाहे किसी विचारधारा की बात क्यों ना हो, आपको खूबसूरत ढंग से लानी है। और उसमें शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सिनेमा, फोक, इवन ज्ञान की संपदा की चीज़ों को हम लोगों ने क्यूरेट किया। 2 साल के अंदर मैंने बीजेपी का ये देखा रुख कि खूबसूरत ढंग से और प्रामाणिक ढंग से हम वो बातें कह पाए जिसको जानबूझ करके टाला जाता है। दूसरी बात, मैं संगीत नाटक अकादमी की मैगजीन का, जर्नल का कुछ दिनों के लिए एक संपादक चुना गया हूँ, कुछ अंक मुझे संपादित करने। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या करना है, तो उन्होंने कहा आप अपने ढंग से भारतीय संगीत को कोने कोने में पहुंचे, और जो ऐसी वॉइसेस है जिनको अभी तक संगीत नाटक अकादमी ने इंटरटेन नहीं किया, भले वो मार्जिनलाइज हैं, उनको भी लाइमलाइट में लाएं। सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही नहीं, आपके नॉर्थ ईस्ट का भी मामला हो, साउथ का भी मामला हो, कश्मीर का भी मामला हो। तो मुझे दोनों जगह बहुत सहूलियत मिली काम करते हुए, और मैंने महसूस किया कि ये लोग कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ अच्छे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं जो सही पर्सपेक्टिव में, जो आप कह रहे हैं कि अभी नैरेटिव चेंज हो चुका है, अभी राजनीति बदल चुकी है, अभी लोगों का मानस बदल चुका है, उसके लिए काम करने का मौका मिला। और मुझे कहीं टोका टाकी नहीं हुई कि नहीं आप ये ना करें या आप ये करें। मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें तो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में ही ऐसे गॉसिप के लिए या किन वजहों से चलती रहती, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन जब आप काम करने को जाते हैं तो आपको ज़्यादा बड़ा स्पेस मिलता है और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे बहुत सारे अभिन्न रचनाकार मित्र जो बहुत युवा हैं, उनके पीछे पढ़ के मैंने संगीत के तमाम पर्सपेक्टिव पे लेख लिखवाए। उन्होंने असमर्थता जताई कि हम ऐसे कैसे करें। मैंने कहा अगर एक युवा संपादक हो सकता है तो उसका कंट्रीब्यूटर युवा क्यों नहीं हो सकता। तो वो सारे लोग बहुत आश्चर्यजनक ढंग से खुल के सामने आए और उन्होंने काम किया। तो ऐसा मुझे लगता है कि काम करने का वो है, इनके पास एक नज़रिया है और ये करेंगे भी। लेकिन अब यही है कि समय मिलना चाहिए, कितना समय मिलता है और किस तरीके से करते हैं। मुझे 2 अनुभवों से मैं ये महसूस करता हूँ कि बीजेपी में संस्कृति को लेकर के जो पॉलिसी मेकिंग रही, उसमें इस बात की छटपटाहट और तड़प देखी गई कि जो चीज़ें अभी तक दबाई गई या जिन चीज़ों पे अभी फोकस होना था, फोकस नहीं किया गया, उनको लाइमलाइट में लाया जाए। के मोहम्मद साहब, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं और हिस्ट्री राइटिंग को लेकर के काफी ज्यादा बहस, मुझे लगता है वैचारिक बहस दिन प्रतिदिन तीखी होती जा रही है कि सिलेबस चेंज नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, खास करके मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के जो पर्सपेक्टिव्स पढ़े जाने चाहिए वो पढ़ाए नहीं जा रहे। अगर आपको भारत का जो इतिहास रहा है अभी तक का, अगर उसका करिकुलम बनाने की छूट आपको दे दी जाए तो ऐसे कौन कौन से अध्याय हैं जिन पे आप विशेषतः फोकस करना चाहेंगे?
मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ के मोहम्मद जी, क्योंकि अभी आगे आने वाले 4-5 सालों में जब तक अगर सिलेबस चेंज भी होता है, तो जब तक ये बहस चल रही है, तब तक तो कुछ युवा लाभान्वित हो सके, वो कुछ किताबों को उठाएं तो पढ़े तो। लेकिन ये तो खैर तो मेरे लिए, मैंने कभी इसके बारे में इतना ज्यादा गहरे तरीके से सोचा नहीं है। लेकिन मेरा एक ये आइडिया ये है कि जो ना हम लोग वी हैव टू बी वेरी साइंटिफिक। वो साइंटिफिक कभी कभी जो ना, जब जो आजकल जो हम लोग बीजेपी के बारे में कहते हैं, वो साइंटिफिक वाला कभी कभी जो ना बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो ना फिर पुष्पक विमान के बारे में बात करना शुरू करेंगे, या जो ना हम जो ना गणेश सर्जरी की बात करना शुरू करेंगे, या कभी हम लोग जो ना इंटरनेट उस जमाने में था, ये सब बात करना शुरू करेंगे। तो ये वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि ये लोगों ने इस तरह की जो विचारधारा वाले कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है उसमें, कुछ गवर्नर्स भी है, कुछ चीफ मिनिस्टर्स भी है, इन लोगों ने छवि बहुत खराब कर दिया। तो एक तो खैर तो हम लोगों को एक बैलेंस ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंडिया का डेवलपमेंट है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट से अलग नहीं है। वो दुनिया भी आगे बढ़ते थे कि बिकॉज देयर वर अर्लियर अदर सिविलाइजेशंस आल्सो, the great Egyptian civilization, the great Chinese civilization, the great Mesopotamian civilization, the Greek civilization, ये उसी के साथ ही साथ हमारा ग्रेट हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन भी थे। तो ये नहीं, कुछ चीज़ों में वो लोग आगे थे, कुछ लोग चीज़ों में हम आगे थे। जैसे हमारा टाउन प्लानिंग का जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, वो कहीं दुनिया में उस जमाने में नहीं था। लेकिन उनकी जो हीरोग्लिफिक राइटिंग से, उनके जो कंस्ट्रक्शनल मेथड है, जैसे दिस वन पिरामिड से going to a height of 480 feet, वो ये सब चीजें जो ना हर एक सिविलाइजेशन को ना अपना अपना इम्पोर्टेंस है, उन लोगों ने साइंटिफिकली डेवलप किया है और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोगों को देयर शुड बी ए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, ये ना इस तरफ ज्यादा जाना चाहिए ना उस तरफ ज्यादा जाना चाहिए। क्योंकि मुझे बीजेपी जब भी आएंगे तो कभी कभी डर ये लगता है कि ये ना बिल्कुल एकदम जो ना बिल्कुल माइथोलॉजी, सारे माइथोलॉजी अपने बना के आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि माइथोलॉजी हर रिलीजन में है, इस्लाम में माइथोलॉजी है, क्रिश्चियनिटी में माइथोलॉजी है, और जुडाइज्म में माइथोलॉजी है, हिंदुइज्म में भी है। लेकिन वो अपने माइथोलॉजी जो ना, ये बाकी जितने भी रिलीजन है वो एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जाके इसका इसको अब ये नहीं करते हैं कि इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे वो सारे। लेकिन हम लोगों का गलती ये हो जाते, हम लोग साइंटिफिक बॉडी में जाके हमारा पाचन पुष्प विमान था, ये हमें सर्जरी आते थे, ये सब चीजें ना वहां जब कहना शुरू करते हैं तब जो ना मामला बिगड़ जाते हैं। सो वी हैव टू हैव ए काइंड ऑफ जुडिशियस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसी तरीके से आगे बढ़ना भी चाहिए। यतीन्द्र जी, यही सवाल मैं साहित्य के दृष्टिकोण से आपकी तरफ उछालना चाहती हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि हिंदी साहित्य परंपरा को अगर आपको संशोधित करना हो, अभी जो पढ़ाया जा रहा है करिकुलम में, तो आप ऐसे क्या चेंजेस चाहेंगे कि आए, और क्या चीजें हैं जो लोगों को पढ़नी चाहिए जो अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है? ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, और एक साहित्यकार के तौर पे तो इस पे वो बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा मामला है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। हम लोगों ने पढ़ाई की, सीबीएसई से भी पढ़ाई की, बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमारे वो रहे, और मैंने लिटरेचर में एमए किया था, अपने पोएट्स वगैरह को सबको पढ़ा। मुझे लगता है कि जो ऐसी आवाज़ें हैं जिन पर काम नहीं हुआ, या जिन लोगों ने बोलियों पर जो काम नहीं हुआ, बोलियों का जो साहित्य है, जो छोटी उपभाषाओं का मामला है, उसके जो बड़े लोग हैं, उनकी चीज़ों को, साहित्य को सामने लाना चाहिए। और तमाम सारे, हो सकता है इस बात से बहुत लोग नाइत्तेफाकी रखें, लेकिन बहुत सारे ऐसे फिल्म के गीतकार हुए जिन्होंने बहुत अच्छी नज़्में लिखी, जिन्होंने बहुत ही कंपोजिट कल्चर का मामला किया। मतलब आपको साहिर मिलते हैं ये कहते हुए, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस तरह के जो गीत हैं, इस तरह की जो बातें हैं, उन सबको भी कहीं न कहीं, भले ही वो आप उसका एक सप्लीमेंट्री पार्ट तैयार करें, उस तरह के इतिहास पर भी बात करनी चाहिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े मूर्धन्यों ने जो अपने घरानों में काम किया, अलाउद्दीन खां साहब का मामला है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल का मामला है, जो अन्ना पाव्लोवा के पास गईं डांस सीखने के लिए, और उन्होंने कहा तुम मेरे पास क्यों बैले सीखने आई हो, तुम्हारे तो देश में इतनी चीज़ है, तुम जाओ भरतनाट्यम सीखो। और उनका दिमाग खुला और वो आई। उनके लिए कहा जाता है कि जनता पार्टी की सरकार के दौरान उन्हें राष्ट्रपति होने का
भी उनको ऑफर किया गया था। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जैसे लोगों के अवदान को शायद नई पीढ़ी नहीं जानती, वही लोग जानते हैं जो डांस फॉर्म्स में है। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी आर्ट का मामला है, कि साहित्य का मामला संगीत में, संगीत का मामला सिनेमा में, सिनेमा का मामला स्पोर्ट्स में, और जिस तरह से आजकल बायोपिक्स बन रही हैं, जब सिनेमा अपने को आधुनिक कर सकता है और तमाम सामान्य लोगों के जीवन को आगे ले जाकर के फिल्में बना सकता है, तो हमारे उस किताब में, हमारे उस पाठ्यक्रम में वो जीवनियाँ वो क्यों नहीं आ सकती? हम कब तक बहुत पुरानी चीज़ें और वही सब पढ़ते रहेंगे कि जो एक ट्रेडिशनल ढंग से चीज़ें हैं। बहुत नई चीज़ें आनी चाहिए, नए लोगों की बात आनी चाहिए, और सिलेबस को इस तरह से रखा जाए कि बहुत युवा आवाज़ भी अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है, तो उसका लिखा हुआ भी उसमें शामिल हो। सिर्फ परंपरा में कि ये फलां लेखक हैं या ये फलां कहानीकार हैं और ये बहुत महान है, तो उनको ज़रूर पढ़ाइए, वो तो ट्रेडिशन है। लेकिन अगर उसको मॉडर्निज़्म के साथ अगर उसका एक ब्लेंड बनाना है, आपको एक खूबसूरत एक चर्निंग करनी है, तो उसके लिए वो तमाम तरह की आवाज़ें, उसको बहुवचन में देखने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो बहुत सुंदर बनेगा। और पूरे हर प्रांत का जो उनका अपना फ़ोक ट्रेडिशन है, उनकी कहानियाँ, उनकी बातें, उनसे मौजूद, क्योंकि बच्चे अब भाषा भूलते जा रहे हैं, अपनी जगह की लोकोक्ति कहावतें भूलते जा रहे हैं। हम लोग पढ़ लिख जाते हैं, तब अपनी भाषा पे नाच करना शुरू करते हैं कि मैं अवधी बोलता हूँ या आप मगही मैथिली बोलती हैं। उन तरह की चीज़ों में भी जो साहित्य पैदा किया गया है, भले ही वो बचकाना हो, उसका एक फ्लेवर देने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए पाठ्यक्रमों में आना चाहिए। के मोहम्मद साहब, आपने साइंटिफिक स्पिरिट की बात की, यतीन्द्र जी भी मुझे लगता है साइंटिफिक स्पिरिट से प्रेरित होकर के ही ये बात कह रहे हैं कि चीजों को चेंज होना जरूरी है, नए कलेवर में चीजें आनी चाहिए। आपने जब बराक ओबामा जी के साथ, उनकी पत्नी के साथ जब आपका सानिध्य रहा, आप उनको भारत दर्शन करवा रहे थे एक तरीके से, और जब आपने चंबल में उस डाकू के साथ आपका एक नेगोशिएशन रहा, कितने हद तक साइंटिफिक टेम्पर काम आता है और कितने हद तक आपको नेगोशिएशन टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती हैं? वो कितना साइंटिफिक होता है और कितना आपको व्यावहारिक होना पड़ता है? इसके बारे में जरूर बात कीजिए। नहीं, उसमें तो खैर जैसे चंबल में है, चंबल में तो खैर तो साइंटिफिक बात की कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, जो इंटरपर्सनल जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, उनको ये बताना चाहिए कि जो ना हम जो ना इसका कंजर्वेशन के लिए आया। सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम ये था कि ये जितने भी मंदिर थे, ये फॉरेस्ट के अंदर थे, तो उन लोगों के साथ आप कैसे पहुंचेंगे? तो मेरे लिए बहुत आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने पान सिंह तोमर को मारा था, जो मिस्टर विजय रामन उनके नाम थे। तो पान सिंह तोमर को भी मारा था, और फिर उन्होंने वो जो पार्लियामेंट बॉम्बिंग किया था, वो जैश ए मोहम्मद का, उनको भी इन्होंने ही मारा था। तो उनके थ्रू जो थोड़ा सा मदद मिल गया। कुछ सरेंडर डेकॉइट्स थे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उनसे जाके बात नहीं कर सकते, कुछ सरेंडर डेकॉइट्स थे हमारे साथ ही थे, तो उन लोगों से बात कर शुरू किया। तो उन लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि ये मंदिर जो ना, मंदिर ये फॉरेस्ट के अंदर है, इसको ठीक ठाक करने की क्या जरूरत है? तो बता दिया कि नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी है, तो ये उनका मैंडेट है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये जो इसको जो ठीक ठाक करने के लिए आया है, दैट इज बीइंग हेडेड बाय ए मुस्लिम, तो एंड दैट टू हिज नेम इज मोहम्मद। तो मोहम्मद के नाम पे जो ना मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी को ही हम लोग जानते हैं जिन्होंने मंदिर तोड़ा था। तो वहां जो ना वो इंटरपर्सनल स्किल जो काम आ जाते हैं, कि जो ना मुझे खैर तो बचपन से ही जो ना गरीब लोगों से, जो जैसे साहब ने कहा कि डाउन ट्रोडन लोगों से मैं बहुत मिलजुल के रहते थे। फतेहपुर सिकरी में भी, एक्सकवेशन में भी वही था कि बहुत सारे जो डिस्कवरीज है वो लोग बता देते हैं कि जो, क्योंकि हम जो हर जगह पे पहुंच नहीं सकते, लेकिन वो जाके जो ना देख के फिर हमें इन्फॉर्म करते। तो इसी तरीके से इन लोगों से भी वो इंटरपर्सनल जो स्किल की वजह से बातचीत हुआ, और बाद में खैर तो ये हुआ कि उन लोगों ने ये कहा कि आप जो ना 4 मंदिर को ठीक ठाक कीजिए, हम देखेंगे। और उसका हमने जो काम किया है वो लोग दंग रह गए, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से बिल्कुल एकदम जो ना ये बिल्कुल खत्म हो गया था। वहां से हम लोग एक एक पत्थर जोड़ के 8वीं 9वीं शताब्दी का मंदिर जो ना जब उनके सामने ही कंस्ट्रक्शन किया,
तब जो ना वो बिल्कुल ये उन्होंने उनका कहना ये था ये चमत्कार का काम है। और उसके साथ ही साथ जो ना फिर जो ना हम लोग जो ना आगे बढ़ाते गए उन लोगों ने मदद किया। तो ये सब जो ना सिर्फ ये है पर्सनल स्किल है, उनसे बात करना चाहिए, उनको तो कहते ये कन्विक्शन भी होना चाहिए कि जो ना है ना ये हमारा मदद के लिए अपने संस्कृति के लिए आए हैं। और थोड़ा सा उनसे जो ना बातचीत करने में जो ना फिर बाकी चीज़ों जो ना उनसे पर्सनली पूछ लिया आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, हम किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। तो फिर जो ना आगे वो खुलते जाएंगे फिर जो ना मामला बिल्कुल सुलझ जाएगा। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, तो वो वही बहुत काम आया। के मोहम्मद साहब, ये मिथक है या ये सच था कि जब आप बटेश्वर मंदिर जब आप गए तो वहां पर एक बहुत नामचीन डाकू बीड़ी पीते हुए पाए गए और तब उनसे आपकी बात हुई? ये एक मिथक है या ये सच है? नहीं, ये असल में ये था कि जो ना पहले वो मिलना चाह रहे थे, लेकिन आई वाज अवॉइडिंग, क्योंकि एकदम जो ना सामने उनके सामने आगे जाना भी बड़ा मुश्किल है। एंड ही वाज रनिंग एट दैट टाइम, ये क्योंकि वो 1984-85 का पीरियड था, सॉरी 2004 and 5 का पीरियड था, क्योंकि वो सरेंडर करना भी चाह रहा था, बिकॉज आई मीन ही डजंट वांटेड टू, ये मध्य प्रदेश में चाह नहीं रहे थे, वो चाह रहे थे कि यूपी में सरेंडर करे, लेकिन उनका डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड था, तो वो तो गवर्नमेंट मान नहीं सकते थे। तो भाग रहा था, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। तो मैंने भी एक जगह से मंदिर से गया दूसरी मंदिर, तो वहां जो ना एक मंदिर के अंदर नहीं बाहर आदमी बैठ के बीड़ी पी रहा था। तो मुझे गुस्सा आ गया कि मंदिर के अंदर नहीं है लेकिन मंदिर के आंगन में बीड़ी पी रहे। तो मैंने उनसे पूछा आपको शर्म नहीं आते? मेरे साथ और भी लोग थे, आप मंदिर में बीड़ी पी रहे। सो ही लुक्ड एट मी वेरी कंटेम्प्चुअसली, कुछ बोला नहीं है। तो तब तक जो ना मेरे जो वो थे हमारे जो इंटरमीडिएट थे, वो आगे आके मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे कहा सर आपसे कुछ मत कहिए। जब उन्होंने उनके बारे में आप वर्ड यूज किया तब मैं समझ गया ये तो। लेकिन फिर तब तक मैंने उनका आई मीन हाफ फेस वाज हाफ कवर्ड आल्सो, लेकिन तब तक जो है उनका आज तक चैनल में उनका इंटरव्यू भी देखा था। फिर देन ये पता चला कि ये निर्भय सिंह गुज्जर है करके। Then we had a discussion, तो मैंने कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी है वो सिर्फ आप ही की वजह से यहाँ बच गया, वरना ये अमेरिका में होता, इंग्लैंड में होता, ये कहीं और होता। तो फिर मैंने उनसे ये भी कहा, एंड द टर्निंग पॉइंट वाज ईश्वर ने कुछ सोच समझ के आपको यहाँ भेजा। तो ही बिकेम वेरी क्यूरियस, वो क्या है कुछ सोच समझ के। तो मैंने कहा इतने भी ये मंदिर आप जो देख रहे हैं, यहाँ का ये मंदिर है, उसी तरीके से राजस्थान में, उसी तरीके से उत्तरांचल में ये एक बहुत बड़ा डायनास्टी था इंडिया में, जो गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी वंशज कहते थे। वो गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी वालों ने बनाया है, और आपके नाम है निर्भय सिंह गुज्जर, जिसका मतलब ये है आप उसी वंस यू आर अ प्रिंस, वो आप उसी राजकुमार है उस जमाने का। सो दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। तो उनको पहली बार पता चला कि वो एक जमाने का दिन राजकुमार थे, लेकिन आजकल डाकू बन गए। एंड देन आई रिसाइटेड सर्टेन आई मीन वैदिक चैंटेड सर्टेन वैदिक मंत्रास आल्सो, क्योंकि ये भगवती की बहुत पूजा करते हैं। तो मैंने वो महिषासुर निर्ना शविदात्री वरदे नमः रूपम देवी जयम देवी यशोदेवी ये सब जन जब कर उन्होंने मेरे बारे में पहले भी सुन लिया था, तो ये माहौल बिल्कुल बदल गया। देन ही गेव अस फुल सपोर्ट फॉर द कंसर्वेशन। यतीन्द्र जी, ये जो कॉन्वर्सेशन अभी मैंने के मोहम्मद जी के साथ करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि कई बार टफ नेगोशिएशंस जब होते हैं या आप टफ वैचारिक संवाद वाद विवाद चल रहा होता है, उस समय कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल नो गो जोन जैसा हो जाता है। जैसे एक शब्द बार बार हमारे डिस्कशन में आया, गंगा जमुनी तहजीब, और ये गंगा जमुनी तहजीब आज खास करके नॉन लेफ्ट जो वैचारिकी है उसके लिए एक गाली है। आप बात ही नहीं कर सकते गंगा जमुनी तहजीब की, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का मतलब कि आप कहीं ना कहीं वही आइडियोलॉजिकल घटाटोप का मामला है कि आप निगेशनिस्ट हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आक्रांताओं ने हिंदू समाज के साथ क्या किया। आज जब हम बहुत खुल करके बात करें यतीन्द्र जी, जिसमें के मोहम्मद साहब ने एक ऐसी बात कही है, मुझे लगता है हर व्यूअर के रोंगटे खड़े होंगे वो सुन करके, जब इतनी ऑनेस्टी के साथ हम बात कर रहे हैं, और आपकी किताब शहरनामा जो अपने नाम में ही इतनी व्यापक है और इतनी ज्यादा रची बसी है हमारे देश की संस्कृति में, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर एक कवि जो कि बहुत
भाषा को लेकर बहुत ज्यादा अच्छे टर्म में जिहादी है। किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं इस पूरी बहस को? देखिए, ये भी एक तरीके का अतिरेक है या अतिवाद है कि हम गंगा जमुनी तहजीब को या तमाम सारे पुराने जो पद प्रचलित हैं या उनकी जो एक अवधारणाएं हैं, उनको लेकर के कोई उसे ढींगा मुश्ती करें या उनको सिर्फ इसलिए खारिज करें कि अब हम उससे ऊब गए हैं या नाराज हैं। राजनीतिक स्तर पे गंगा जमुनी तहजीब का बेजा इस्तेमाल हुआ है। जो पंथ निरपेक्षता की बात है, जो सेकुलरिज्म की बात है, उसको लेकर के राजनीतिक लोग अगर अपने बयानों से या अपने कृत्यों से कुछ गड़बड़ करते हैं, तो जिन लोगों ने वाक़ई अच्छा किया है, उनके अवदान को छोटा करके देखना या उससे आँख मूंद देना, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि हम रेत में जाकर के शुतुरमुर्ग की तरह सड़ गड़ा दें और उस आँधी से अपने को बचाने की कोशिश करें। जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरा अध्ययन है, मोहम्मद साहब का एक बहुत बड़ा अवदान है और जब वो 77 की बात कर रहे थे, 77 में सर मेरा जन्म हुआ है। तो हम लोग बहुत छोटे हैं आपसे। तो वही मैं कह रहा था कि मैं एक अयोध्यावासी के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर इतनी सजगता से ये कोशिश ज़रूर करता हूँ कि और मेरे गुरुओं की शायद मेरी अपनी परवरिश की का ये मामला है। मेरे गुरु लोग, चाहे उसपे आमिल जी रहे हों या पंडित विद्यानिवास मिश्र, कुंवर नारायण जैसे लोग, कि उन्होंने मुझे हर चीज़ का एक मध्य मार्ग भी सिखाया और ये भी सिखाया कि नहीं, जो कायदे का है, वो सब सार को गह लेना है। आप देखिए इसी देश में आक्रांताओं की बात छोड़ दें, लेकिन दारा शिकोह जैसा व्यक्ति है, बिल्कुल। जो छांदोपनिषद का, बृहदारण्यक का, योग वासिष्ठ का ट्रांसलेशन करा था। उस आदमी ने हमेशा इस कोशिश में अपनी ज़िंदगी को बिता दिया कि 2 धर्मों के बीच में कौन से ऐसे अंतर संबंध ढूँढे जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिविलाइजेशन आगे चलती है। और उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेड है कि शाहजहानाबाद में बनारस के पंडित बिठा करके ट्रांसलेशन का काम कराया। तो अब ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं है तो क्या है? मैं आपको अपने अवध से अगर उदाहरण दूँ, तो सफदरजंग के जो सेनापति थे और उनके यहाँ बहुत बड़े ओहदे पाए हुए नवल राय थे, कायस्थ थे, उन्होंने मंदिर बनवाया अयोध्या में नागेश्वर नाथ का और उस मंदिर के लिए नवाब ने पैसे दिए। बहू बेगम की जो सास थी, जिन्हें मुख्तार बेगम कहा जाता था, जो बड़ा साहब कहलाती थी, जो सफदरजंग की पत्नी थी, उनके लिए कहा जाता है कि धार्मिक कृत्यों के लिए उन्होंने अपना दिल खोल कर दान किया। हनुमानगढ़ी का मंदिर है, आसिफउद्दौला के जो वजीर थे टिकैत राय, उन्होंने जाकर के हनुमानगढ़ी का मंदिर बनवाया और तमाम छोटे-बड़े काम। आप जब वाजिद अली शाह का पीरियड देखें, तो आप देखेंगे कि उस दौर में खुद शुजाउद्दौला के पीरियड के बाद से जब हमारे पास एक परंपरा आती है, तो प्रकाश नर्तक और उनके पोते कालिका प्रसाद और बिन्दादीन महाराज वहाँ रहते हैं, जो कथक का संरक्षण मिलता है, बिरजू महाराज के खानदान के लोग। कथक की पूरी परंपरा नवाबी में विकसित हुई और प्रकाश नर्तक उसके एक बहुत बड़े उदाहरण हैं, जो रहसधारी नाच करते थे या नटवरी नृत्य करते थे। जब फैज़ाबाद में शुजाउद्दौला का पीरियड था, उस ज़माने में गुलाम रज़ा वगैरह जो मिनिएचर पेंटिंग के आर्टिस्ट थे, उन्होंने रागमाला पेंटिंग्स बनाई, राग भैरव बनाया, राग तोड़ी बनाया। तो राग भैरव में कृष्ण शिव और पार्वती बैठे हैं और उनको उनकी अर्चा हो रही है। ये नवाबी पीरियड में बन रहा है। ब्रिटिश म्यूज़ियम में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में वो पेंटिंग मौजूद है और राग भैरव की तस्वीर की बड़ी वो ख्याति है। तो जो ये छोटे-छोटे परंपराओं से जो जुड़ने वाला मामला है, बिस्मिल्लाह खां साहब पे मैंने काम किया था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ। तो कहते थे बेटा अगर सब लोग संगीत सीख लें, तो कोई धर्म का, जात-पात का झगड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब आप सुरीले हो जाएँगे तो बेसुरे काम नहीं करने वाले। तो अब ये खां साहब कहते थे और वो खां साहब जो जब भी कहीं बैठ के कंसर्ट बजाते थे, तो कहते थे बाबा विश्वनाथ किधर हैं? बनारस किधर है? जिधर बनारस होता था, बनारस की दिशा की तरफ शहनाई का प्याला घुमा देते थे। ये इतनी बड़ी परंपरा है कि जिसमें मैं डूबा हुआ हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर मैं इस तरह की चीज़ों को सुनता, समझता, पढ़ता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके मंच से कह देने भर की बात नहीं है। उसको मैंने उनको जीते हुए, उनको पाते हुए देखा है। मेरे अपने घर में जो परंपरा रही है, मैंने देखा है कि किस तरह से सुना है अपनी दादी से कि किस तरह से बेगम अख्तर साहिबा थी, कैसे कंपोज़िट कल्चर का मामला हमारे घर में परवान चढ़ा। तो मुझे लगता है और रामलीला की परंपरा अयोध्या में देखें तो मुमताज़ नगर की रामलीला तो मुसलमानों के द्वारा की जाती है। तो ठीक है,
कि एक तरफ आप इस पर्सपेक्टिव पे बात करें कि बहुत ज्यादा झुका ना हो पॉलिटिकल एक जो होता है कि अटेंशन क्या है या उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। अगर किसी का हिडन एजेंडा नहीं है, अगर किसी का कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है, अगर उससे कुछ पाने की अवधारणा नहीं है, तो गंगा जमुनी तहजीब बहुत सुंदर बात है। और गंगा जमुना तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्रयागराज में मिलती हैं, और सरस्वती विलुप्त है वहां। एक तरीके से उसको अगर रूपक के तौर पे कहें कि हमारा ज्ञान विलुप्त हो चुका है, सरस्वती जिस तरह से वहां लुप्त है और सिर्फ गंगा जमुना दिखती है। तो थोड़ा विवेकवान भी होने की जरूरत है कि हम उन चीजों को उसी आदर के साथ देखें, भले बदली हुई भूमिकाओं में देखें, भले अपने ढंग से उसको व्याख्यायित करें। मैं किसी नए लड़के को, चाहे वो बीजेपी को फॉलो करता है, चाहे वो कांग्रेस को फॉलो करता है, वो चाहे किसी और पार्टी को फॉलो करता है, मैं उसको कोई उपदेश देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन उसको ये बताना जरूर चाहूंगा कि एक बड़ी परंपरा रही है, उसको पढ़ो, समझो, और उसमें जो तुम्हारे मतलब का है उसमें से निकाल लो। इस देश में अगर तुलसीदास हैं, तो इस देश में कबीर भी हैं, उनके बगैर भी काम चलने वाला नहीं है आपका। तो ये समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास बड़े लोग हैं, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हैं, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां भी हैं। ये है कंपोजिट कल्चर, ये है गंगा जमुनी, जिसको जीने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ईमानदारी से ये गंगा जमुनी तहजीब है जो आप कर रही हैं कि के मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं और यतीन्द्र मिश्रा बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। तो अगर ईमानदारी से आप बात कर रहे हैं, अगर आप अपनी कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति, सिनेमा, इतिहास और राजनीति को भी ईमानदारी से परख रहे हैं, तो वहां ऐसी आवाजों को, ऐसी विभूतियों को होने। मेरे गुरु जी कहते थे, विद्यानिवास मिश्र जी, वो कहते थे कि बेटा, नई पीढ़ी की समस्या ये है कि वो अपना एक अपने मन में एक प्री कंसीव एक बन जाता है, बिना जाने बिना समझे। हम जिसको जानते नहीं, जिसके काम को भी नहीं जानते, उसको भी खारिज किए रहते हैं क्योंकि फलाने ने खारिज कर रखा है, ये तमाम लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं या उसको इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है। मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि भैया, पढ़ लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद तय करो कि किसको खारिज करना है और किसकी इज्जत करनी है। आप आक्रांताओं को खारिज करें, लेकिन दारा शिकोह को अपने दिल में जगह दें। आप किसी ऐसे आदमी को खारिज करें जो षड्यंत्रकारी है, या जो बम बनाता है, या जो किसी तरह की आतंकवादी घटना में लिप्त है। बिस्मिल्लाह खान ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उनको आपको दिल में बसाने की जरूरत है। उनकी शहनाई सुनते रहिए, आपका जीवन और सुंदर सादगी से भरता जाएगा, पवित्र होता है। हाँ यतीन्द्र जी, मैं अंतिम वक्तव्य के मोहम्मद साहब से ही लेकर इस प्रोग्राम का अंत करना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं जरूर चाहूंगी कि झाऊलाल जी का और जो नवाब साहब का जो रिलेशनशिप था और किस तरीके से उन्होंने विरह में प्राण त्याग दिए, आप उसकी बात करते जाइए, और तब मैं के मोहम्मद जी को एक बहुत सुंदर कथा है कि आसिफुद्दौला और झाऊलाल जो उनके यहाँ मुलाजिम थे और राजा झाऊलाल कहलाते थे, और बहुत सारा उन्होंने काम किया। लखनऊ में झाऊलाल का पुल बनाया और तमाम सराय बनाई। एक बहुत कंपोजिट कल्चर का मामला था। और जो अवध की नवाबी का मैंने इतिहास पढ़ा है और लिखा है, उसमें अधिकतर लोग फारसी जानने वाले, ज्यादातर कश्मीरी पंडित और कायस्थ बिरादरी के लोग होते थे। यहाँ पर किसी और बिरादरी को करने की बात नहीं है, ये मैं उस अर्थ में कह रहा हूँ कि तो उन लोगों को बहुत सारा प्रश्रय मिला और उन्होंने रॉयल पेट्रोनेज में बहुत सारे काम किए। लेकिन अंग्रेजों को जिस तरीके से था कि उनके खिलाफ पड़ गए और आसिफुद्दौला उनको फंसा करके, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उनको फंसा करके उनको फांसी दी गई। आसिफुद्दौला विरोध नहीं कर पाए, तब तक कंपनी बहादुर और तमाम सारी चीजें आपके उस पर शिकंजा कसने लगी थी। अपने मित्र की हत्या से, मित्र को गलत ढंग से दी गई सजा से इतने आहत थे कि उनका जीने का मन हट गया। मित्र उनका मंत्री था और वो इतने बड़े नवाब थे, शायद राजा थे। तो उन्होंने वैद्यों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये बताइए, कोई आदमी कितनी जल्दी मर सकता है? तो वैद्यों ने कहा ये क्या बात हुई? बोले नहीं, मुझे जानना है। तो बोले कि अगर आदमी पेट भर खाना खाए और उसके बाद तुरंत पानी में चला जाए और देर तक नहाए, तो उसे कोई भी हकीमी जिंदा नहीं रख सकती। कहा जाता है कि आसिफुद्दौला ने उसके बाद भोजन करने के बाद गोमती में जाके घंटों पड़े रहते थे और धीरे 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 उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ महीनों बाद उनका इंतकाल हो गया। तो ये था कि आसिफुद्दौला ने इस ढंग से प्राण त्यागे थे। के मोहम्मद साहब, हम युवाओं के लिए कोई अंतिम संदेश जो आप देना चाहते हो इस प्रोग्राम के अंत में, किस तरीके से आगे क्या किया जाए कि जो भूल अयोध्या को लेकर एक बहुत लंबा कालखंड रहा, जिस भूल के साथ हम जीवित थे और लुप्त तो नहीं हुए बट जीवित थे,
वो दोबारा Yes. वो गलती रिपीट ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें जो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, अब दो और इश्यूज है, सबको पता है। एक तो खैर तो हमारा कृष्ण जन्मभूमि की है, और दूसरा है बनारस की जो विश्वनाथ की है। ये सब जो है इश्यूज अब भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो लेकिन एज पर द रूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कट ऑफ ईयर है 1991 में, जो ये 1991 के जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, जिसके तरीके से जो ना हम लोग ये है कि कट ऑफ ईयर 1947 15 ऑफ अगस्त है। तो उसमें उस टाइम में वो मंदिर है तो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद है। तो नंबर वन, हमें और जो टॉपिक्स या इस तरह की इश्यूज नंबर वन टेकअप नहीं करना चाहिए। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, उसी टाइम में मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर हिंदू कम्युनिटी। जितना मुसलमानों को मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक आम हिंदू के लिए ये जगह इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुसलमानों के लिए ये प्रोफेट मोहम्मद से कोई एसोसिएशन नहीं, न कृष्ण जन्म का स्थान को कोई एसोसिएशन, न राम जन्म स्थान को, या न दिस वन काशी विश्वनाथ को। तो ये चीजें उनको समझना चाहिए। न रसूलुल्लाह से कोई कनेक्शन नहीं है। इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है खुलफाउर राशिदीन, उनसे कोई मतलब नहीं है। या कोई औलियाए किराम, जैसे हमारा अजमेर शरीफ की जो औलिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, या निजामुद्दीन औलिया है, इस तरफ से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक देश को आगे बढ़ना चाहिए। पिछले जमाने में कुछ गलतियां हो चुका है, ये उनको मानना भी पड़ेगा। ये नहीं, उसको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। अक्सर ये जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन की गलती वहां है कि वो उन सब चीजों को जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करती है। जैसे अगर आप जो ना इसमें जाएंगे, कुतुब मीनार के पास जाएंगे, वहाँ कुव्वतुल इस्लाम करके एक मस्जिद है, वो तो कई 27 मंदिर को जो तोड़ा गया है। अब भी आप देख सकते हैं इसमें जो ना ब्रह्मा जी भी है, विष्णु जी भी है, गणेश जी भी है, सब कुछ वही है। तो कुछ तरह की कुछ गलतियां हो चुका है, और वो गलती जो ना हम लोग सुधारने के लिए एक ही रास्ता है। इट शुड बी विलिंगली, मुस्लिम कम्युनिटी शुड विलिंगली हैंड इट ओवर। लेकिन अब उसको जो ना डिमांड करके लेना भी जो ना, आई मीन देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। क्योंकि आरएसएस के जो प्रमुख जी ने खुद जो ना, सरसंचालक जी ने खुद कहा था हमारा और कोई एजेंडा नहीं। लेकिन वो तो ठीक है, एजेंडा नहीं है, वो सब सही है, और हमारा कोई राइट भी नहीं है लेने का। लेकिन फिर भी मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, ये दो स्थान और जो ना हैंड ओवर करके, हिंदू कम्युनिटी को हैंड ओवर करके, ये मसला हमेशा के लिए सुलझाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को खुद ही सोचना चाहिए। बस यही मेरा अपील है। एंड स्पेशली न्यू मुस्लिम कम्युनिटी से, न्यू मुस्लिम जनरेशन में, वो इन लोगों के जो बहकावे में नहीं आना चाहिए, कम्युनिस्ट हिस्टोरियन का, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्योंकि मुस्लिम में जब, क्योंकि मैं उस जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, 1978 से 1988 तक मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। मुसलमान विलिंगली हैंड ओवर करने के लिए तैयार भी थे। उनको थोड़ा सा ये डर था कि जो अगर हैंड ओवर करेंगे तो फिर वो 3000 का लिस्ट बनाएंगे, ये था। तो हैंड ओवर करने के लिए तैयार भी थे। लेकिन जो मामला बिगाड़ा है इरफान हबीब ने, उसी तरीके का जेएनयू का हिस्टोरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्टोरियन, वो लोग सब, उसमें भी जो ना कई ग्रुप थे, वो जैसे आर एस शर्मा वगैरह इतना ज्यादा नहीं था जितना इरफान हबीब थे। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया। अगर इन लोगों ने थोड़ा सा इस मामले को सही तरीके से रख दिया होता, मुस्लिम कम्युनिटी वुड हैव कम फॉरवर्ड एंड दे वुड हैव हैंडेड ओवर इट, और ये मसला हल भी हो जाता। लेकिन इन्होंने बिगाड़ दिया। तो मुस्लिम को ये चाहिए कि इन लोगों का बहकावे में आना नहीं चाहिए था। कुछ कट्टरपंथी मुसलमान है, उन लोगों ने भी बिगाड़ दिया, लेकिन मेनली इट वाज दिस इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हु वर बिहाइंड द होल प्रॉब्लम। तो हम लोगों को ये दोनों को पहचानना चाहिए, नीदर विथ एक्सट्रीम हिंदूज नॉट विथ एक्सट्रीम मुस्लिम्स। एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, वो बुद्ध भगवान का रास्ता है, बीच की रास्ता। बहुत सुंदर कहा आपने सर। मैं इसमें कहना चाहूंगा, क्योंकि बुद्ध भगवान का नाम ले लिया, कि मुझे लगता है कि अयोध्या उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है कि राम की जन्मस्थली होने के साथ और तमाम सारी और विभिन्न धर्मों के केंद्र होने के साथ बुद्ध का सबसे प्रिय शहर,
जहाँ उन्होंने कई वर्षों तक आकर वर्षावास 4 चातुर्मास किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है और अयोध्या के लिए मतलब खास करके मैं आपके इस मंच से कहना चाहूँगा कि अयोध्या की जो एक संस्कृति है, जो उसकी सनातनता है और जो उसका वैष्णवता का मामला है, उसको राम के उस सहकार में देखना चाहिए, उनके उस सांस्कृतिक स्वरूप में एक महानायक के रूप में देखना चाहिए, जो धर्म से लेकर कलाओं तक, लोक तक और जीवन तक बिखरे हुए हैं, जहाँ हर संस्कार बिना राम के पूरा नहीं होता। तो ऐसे शहर में आना चाहिए लोगों को और राम के उस इतिहास को, उनके उस संदेश को लेकर के बाहर जाना चाहिए। आप लोग दोनों इस प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं व्यूअर्स से मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ कि अब पूरा कॉन्वर्सेशन आपने सुना, इसके बाद आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये इशू इतने लेट से क्यों उठाया। मैं चाहती थी कि जो भी आह्लाद का मामला था या बहुत अधिक खुशी का मामला था या अवसाद का भी कुछ लोगों के लिए मामला था, वो थोड़ा थम जाए और हम आराम से बैठकर तसल्ली से अयोध्या पर बात कर सकें, ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव पे बात कर सकें, साहित्यिक, कलात्मक, संगीत में माहौल में बात हो सके। यही वजह थी कि बहुत लेट से ये इशू मैंने उठाया। और मैं आप लोग दोनों सुधीजनों का सही में बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इतना समय दिया और दिल खोल कर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी और बहुत आभार कि के मोहम्मद साहब के साथ बात करने का। सर